बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। क्या हमारी मंजिल एक नहीं है? आप मुझे इस तरह अलग नहीं कर सकते। तुम अलग नहीं हो, मेरे ही बिगड़े बेटे हो सुभाष। अब जबकि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं तो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ है। वहां भी जब पाई जंजीरें, छोड़ के चल दिया अपना ताज। लाल किले पर चढ़े तिरंगा अब तभी मैं दम लूंगा। कोई जरूरत समराई सा अपने प्राणों की बलि दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन तस्वीरों में उस दौर की यादें हैं जब एक हिंदुस्तानी के नाम से अंग्रेजी हुकूमत का बोस की। वो वक्त बड़ा मतवाला था, वो काल बहुत जियाला था। उन भारत माँ के बच्चों ने पिया देश प्रेम का प्याला था। विलक्षण छात्र, प्रशासनिक दक्षता से संपन्न, महान सेनानायक, कुशल राजनेता और साथ ही गजब का कूटनीतिज्ञ। ऐसी कई योग्यताओं को समेटे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा है। नेताजी ने भारत की आजादी के लिए अपने सपनों, अपने आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी। वे चाहते तो अपने लिए एक अच्छा जीवन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को भारत के संकल्प के साथ जोड़ दिया। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाने की जद्दोजहद में जब पूरा देश उबल रहा था, तब देश में और देश के बाहर कई वीर सपूत अपने खून से आजादी के अग्निकुंड में लौ प्रज्वलित कर रहे थे, जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। ऐसे ही एक महान सपूत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके बुलंद इरादे और अटूट देशभक्ति ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दे दी। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल, एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत ऐसी करिश्माई थी कि उनके एक आह्वान पर मातृभूमि की हिफाजत के लिए देश का बच्चा बच्चा सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग तो उन्हीं के साथ रहा, हम तो मरने तक उसका हम नहीं भूल सकता, हमेशा याद रहते रहेगा। नेताजी ने भारतीय युवाओं में देशभक्ति की लौ जगाई और उनके भीतर राष्ट्र प्रेम और उसके लिए बलिदान का भाव जगाया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आइए नेको संग लिए मैं अब तो दिल्ली और बढ़ूंगा। लाल किले पर चढ़े तिरंगा अब तभी मैं दम लूंगा। कोई जरूरत समराई सा अपने प्राणों की बलि दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
नेताजी का नारा अपने समय में युवाओं के लिए इनकलाब नारा था और इसी ने विदेशी जमीन में देश की आजादी की लड़ाई के लिए एक सेना तैयार की। रेडियो में इसी भाषण का हमारे हिंदुस्तानी सब भर्ती हो गया था नेताजी के भाषण सुन करके साउथ ईस्ट एशिया में। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे कोई बात नहीं है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। हिंदुस्तान आजाद। देश के लिए मर मिटने का जज्बा और अकेले ही अंग्रेजों की नींद उड़ा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए न सिर्फ फौज खड़ी कर दी बल्कि दुनिया के कई देशों से भारत के लिए समर्थन भी हासिल किया। भारत की वीर सपूतों ने भारत को आजादी दिलाने के लिए कई तरह के रास्ते अपनाए। किसी ने गांधीवाद का रास्ता अपनाते हुए शांति और अहिंसा का रास्ता अपनाया तो किसी ने क्रांतिकारी विचारों की राह पकड़ी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की एक अलग ही विचारधारा थी। उन्होंने एक सेना खड़ी की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जितने भी मुल्क थे उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और भारत की आजादी का संकल्प लिया। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के महानायक, वतन के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता ने 1919 में उन्हें सिविल सर्विस की तैयारी के लिए लंदन भेजा। 1920 में नेताजी ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और उन्हें चौथा स्थान हासिल हुआ। लेकिन 1921 में ही उन्हें खबर मिली कि भारत में राजनीतिक उथल-पुथल हो रही है, जिसके बाद नेताजी ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वह हमारे विक्ट्री परेड करेंगे। सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों की गुलामी कतई मंजूर नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी की लड़ाई के सर्वोच्च नेताओं में एक रहे हैं और उन्होंने भारत की जंग आजादी के अंदर जो अप्रतिम योगदान दिया उसको किसी भी तरह से मूल्यांकित करते हुए अगर हम एज ए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो पता चलता है कि उनका सर्वोच्च श्रेणी का योगदान है। और जिस समय उन्होंने निर्णय लिया कि भारत की देश की आजादी आंदोलन के अंदर वो हिस्सा लें तो उनके ऊपर महर्षि दयानंद सरस्वती और शरद चंद्र जैसे इतिहासकारों का विचारों का प्रभाव था। महर्षि दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष, महर्षि अरविंद के विचारों का जो एक प्रभाव था वो उनके मन में कहीं अंदर तक था। देश प्रेम की भावना, देश के प्रति अपना योगदान। लेकिन क्योंकि उन्होंने यूरोपियन लिटरेचर पढ़ा था और एक सशस्त्र संघर्ष का कहीं ना कहीं उनके मन में एक बड़ा भाव था, तो उन्होंने अपने परिवारजनों को पत्र लिखा, अपने बड़े भाई को पत्र लिखा और उसमें कहा कि वैसे तो आईसीएस परीक्षा पास कर चुका हूं, लेकिन मैं इसका त्याग पत्र दे करके देश के आजादी आंदोलन में हिस्सा लेना चाहता हूं और पूरे वैश्विक स्तर पे इसका नेतृत्व अगर मैं करूंगा, आगे बढ़ूंगा तो काम होगा। उनके परिवार ने भी उनको सहर्ष अनुमति दी और एक जिस समय उनका ये निर्णय था बड़ा साहसिक निर्णय था और जिसकी फलश्रुति के रूप में आजाद हिंद फौज आईएनए का गठन उन्होंने करके देश के आजादी आंदोलन में अपना अप्रतिम योगदान दिया। भारत वापस आकर नेताजी कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी दौरान जुलाई 1921 को मुंबई में उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई और फिर उन्हीं के निर्देशों के बाद सुभाष कोलकाता चले गए और देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने लगे। उन दिनों चित्तरंजन दास बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। चित्तरंजन दास के कोलकाता के महापौर बनने के बाद नेताजी को वहां का कार्यकारी अधिकारी बनाया गया और बहुत ही जल्द नेताजी वहां की कांग्रेस के एक लोकप्रिय नेता भी बन गए और वहां के अखबार फॉरवर्ड के संपादक भी बन गए, जिसमें नेताजी अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर अपनी बगावत का एहसास कराते नजर आए।
कलम से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से नेताजी को साल 1921 में 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई। जब पहली बार सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी की खबर उनके पिता जानकीनाथ को मिली तो उन्होंने अपने बड़े बेटे शरद को पत्र लिखकर कहा, सुभाष पर गर्व है और तुम सब पर भी। चितरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी के लिए काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसमें सुभाष ने अहम भूमिका निभाई। नेताजी ने साल 1928 में कोलकाता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया। सन 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने कोलकाता के अंदर 2000 नवयुवकों के साथ गणवेश धारण करके एक परेड निकाली, जिसका नेतृत्व उन्होंने किया। उस नेतृत्व का अहम कारण था कि मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था और उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभी राष्ट्रीय नेताओं के, महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि के सभी के संपर्क में थे और उन्होंने उस समय 2000 नवयुवकों के साथ फुल ड्रेस्ड रिहर्सल करके एक परेड का नेतृत्व किया और पूरे देश को उन्होंने भारत के नौजवानों की ताकत को सेना की वर्दी के अंदर दिखाने का प्रयास किया और देश को जागरूक किया। कोलकाता की सड़कों पे जब वो 2000 नवयुवकों के साथ निकले तो उस समय उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आजादी की तारीख तय करने के लिए कहा। तय तारीख तक आजादी नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का जब प्रश्न उपस्थित हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में जिस समय एक कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की बात आई, 1939 में अधिवेशन जिस समय हुआ तो उस समय नेताजी चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने जो कि किसी दबाव के आगे ना झुके। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का फॉर्म भरा, इलेक्शन लड़ा, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे और वो उसके बावजूद गांधी जी के दबाव के कारण पट्टाभी सीतारमैया उस समय चुन लिए गए। लेकिन बाद में जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा तो 1580 मत उनको मिले और 1377 मत सीतारमैया को मिले और गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी क्योंकि नेताजी को उस समय अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते थे तो उन्होंने उसका विरोध किया और ऐसा लगा लोगों को कि ये चुनाव पट्टाभी सीतारमैया हार गए हैं तो गांधी जी हार गए हैं। तो बाद में बहुत सारे दबाव, बहुत सारी चीजें और गांधी जी के सम्मान के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके अपने को स्वतंत्र इकाई घोषित करते हुए देश के आजादी आंदोलन में योगदान की बात कही। कांग्रेस में महात्मा गांधी उदार विचारों वाले नेता थे, यानी वो हमेशा नर्म रुख अख्तियार किया करते थे और इसके उलट सुभाष चंद्र बोस के विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे। हालांकि दोनों का मकसद एक ही था और वो था सिर्फ और सिर्फ भारत को आजादी दिलाना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अगर अंग्रेजों से निपटना है, अगर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना है तो एक क्रांति की जरूरत है। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का रास बिहारी बोस ने बनाया और उन्होंने भी बनाया आनंद मोहन साय, वो भी हर एक देश में जाकर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है
मदर ऑफ बॉर्न यानी का उन्होंने सारे कच्चे हम लोग को एक एक जगह एक एक एरिया धनवान के पास जा करके डोनेशन ले करके आज़ाद हिंद बैग में हम लोग भर्ती गए थे। आज़ाद हिंद बैग में कोलकाता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष चंद्र बोस काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया करवाने का वायदा किया। उन्नीस 1942 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के जो एक सर्वोच्च नेता थे एडोल्फ हिटलर, उनसे मिले और उन्होंने भारत के विषय में रुचि लेने के लिए और भारत के आजादी आंदोलन में योगदान देने के लिए हिटलर को प्रस्ताव किया। लेकिन हिटलर ने कोई बहुत बड़ी रुचि नेताजी से मिलने के बाद भारत के विषय में नहीं दिखाई और बाद में नेताजी ने कुछ और कोशिशें भी हिटलर और उसके साथियों से मिलकर की, लेकिन जब कोई बहुत बड़े परिणाम की आशा वहां नहीं निकली तो पनडुब्बी में बैठ करके नेताजी वहां से निकल गए और इस विषय पर सुभाष ने स्पष्ट तौर से हिटलर से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। लेकिन बहुत बड़ा परिणाम भारत के आजादी आंदोलन में हिटलर और सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की मुलाकात के बाद नहीं निकला। नेताजी को यह भरोसा था कि भारत की आजादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्धबंदियों को आजाद करवाकर एक मुक्ति सेना बनाई। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत और भारतीयत्वों की अस्मिता की रक्षा करने के लिए एक मुक्ति सेना बनाई और जो कि जर्मनी और इटली में भारत के बहुत सारे सैनिक युद्धबंदी के तौर पे वहां पे कैद में थे और वहां की देश की सेनाओं में काम करते थे। तो उनको आजाद करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहीं जाकर के सीधे उन पर डायरेक्ट हमले किए और वहां अपनी जो मुक्ति सेना का गठन किया था उसके माध्यम से उन्होंने भारत के युद्ध बंदियों को आजाद करवाने का काम किया और अपनी आजाद हिंद फौज में उनको शामिल करके देश के आजादी आंदोलन में डायरेक्ट उनको जोड़ने का बड़ा अप्रतिम प्रयास किया। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने किया था। साल 1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी और इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था। उन्होंने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार के जरिए अंग्रेजों को एक संदेश दिया। संदेश साफ था कि भारत में अब अंग्रेजों का कोई औचित्य नहीं और उनकी सरकार की कोई वैल्यू नहीं है और इसी के जरिए नेताजी ने अंग्रेजों पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश भी की। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित किया। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। यह आजाद हिंद सरकार ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में
इस सरकार द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्त ओझल हुआ वो हिंदुस्तानी, जीते जी ही लिखी सुभाष ने अपनी कहानी, अपनी जुबानी। 3 हरफों में वो कह गए, इत्तेफाक, एहतमाद, कुर्बानी। आजाद हिंद सरकार सशक्त क्रांति का अभूतपूर्व उदाहरण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत यानी एक ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं हुआ था, दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था। देखिए, जिस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश हुकूमत का सूरज कहीं भी पूरे विश्व में अस्त नहीं होता, उस समय उसको चुनौती देने का काम देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतना संघर्ष किया और अपनी संधियां पूरे विश्व के बड़े नेताओं के साथ मिलकर की, और जापान की सरकार के साथ उन्होंने निकट संबंध स्थापित किए, और जापान की सहायता से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारत पर यानी कि ब्रिटिश हुकूमत पर हमला किया, और एक ऐसे भूभाग जो कि अंडमान निकोबार है उसको देश का यानी कि पहला स्वतंत्र देश का पहला झंडारोहण उन्होंने अंडमान निकोबार में किया, और बाद में जापान से उसको अपने यानी कि देश का आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा घोषित करते हुए सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। जब भारत अंग्रेजों की पराधीनता से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था, तब आजाद हिंद फौज ने आजादी में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजी ने देश छोड़ करके भागा, इसी फौजी है हिंदुस्तान का आजाद हिंद फौज, बड़ी मानवा फौजी है, किसी का डरने वाला नहीं है, मरने के भी किसी से भी डरते नहीं है। आगे लड़ने वाला कौम है हिंदुस्तान का INA, अहिंसा से कोई हमने बिजी नहीं कर सकता। कि आजाद हिंद फौज ने बलिदान दिया देश के लिए, 26,000 आदमी हमारा कुर्बानी हुआ देश के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को काफी शक्तिशाली बनाया और आधुनिक रूप से फौज को तैयार करने के लिए जन धन और उपकरण जुटाए। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 के दिन सिंगापुर में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और कुल इस सरकार को एक स्वतंत्र सरकार के रूप में घोषित करते हुए 9 देशों से मान्यता प्राप्त की, और अपने को खुद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजाद हिंद फौज का प्रधान सेनापति भी नियुक्त किया। उसके बाद उनका जो युद्ध अभियान है ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध चला, और उन्होंने अपने इस आजाद हिंद फौज में अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारत के युद्ध बंदियों को शामिल किया, और आजाद हिंद फौज में लेडीज के लिए विशेष तौर से रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की। ये एक जो आजाद हिंद फौज की स्थापना का काम नेताजी का है। अगर भारत के आजादी आंदोलन पर दृष्टिपात करते हैं तो सर्वोच्च योगदान, सबसे बड़ा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वैश्विक स्तर पे यही है कि उन्होंने भारत की अस्मिता और जो शौर्य है उसको बढ़ाते हुए देश के आजादी आंदोलन में सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की। आजाद हिंद फौज को मुख्य रूप से 5 अलग अलग गुरिल्ला रेजिमेंट्स में बांटा गया था। पहला था सुभाष ब्रिगेड और इसका नेतृत्व कर रहे थे कर्नल शाहनवाज खान। दूसरा गांधी ब्रिगेड, इसे लीड कर रहे थे कर्नल इनायत कियानी। तीसरा था आजाद ब्रिगेड, कर्नल गुलजारा सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। चौथा था नेहरू ब्रिगेड जिसकी अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। और 5वां था झांसी की रानी रेजिमेंट और इसका नेतृत्व कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो महिलाओं की ब्रिगेड थी।
इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन के लिए बहादुर ग्रुप बनाए गए थे और इस ग्रुप का काम भारतीय सीमा में घुसकर छोटी छोटी गुरीला कार्रवाई को अंजाम देना था। नागरिक तमाम जोश के बावजूद युद्ध के मोर्चे पर नहीं भेजे जा सकते थे। इसके लिए आजाद स्कूल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग की स्थापना की गई। यहाँ ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई हबीब उर रहमान को। इसके अलावा आने वाले युद्धों में ब्रिटिश एयरफोर्स की चुनौती से निपटने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 45 भारतीय नौजवानों को खुद चुना। इन्हें टोक्यो में फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। नौजवान पायलट्स के इस जत्थे को बाद में टोक्यो बॉयज के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का राज बिहारी बोस ने बनाया और उन्होंने भी बनाया आनंद मोहन साय, वो भी हर एक देश में जाकर के इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग है मदर ऑफ बॉर्न INA का। उन्होंने सारे कच्चे अमलों को एक एक जगह एक एक एरिया लनवान के पास जा करके डोनेशन ले करके आजाद हिंद बैग में हम लोग भर्ती गए थे। मणिपुरी और आजाद हिंद के लोग शामिल थे। आजाद हिंद फौज जापानी सैनिकों के साथ रंगून में 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गई। 22 सितंबर 1944 को बोस ने अपने सैनिकों के सामने सबसे बड़ी हुंकार भरी। तब बोस ने साफ कहा था कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 के मध्य तक फौज भारत की दहलीज तक पहुंच गई, जहां उसका सामना मित्र देशों के सैनिक दोस्तों से हुआ, जिनके पास 1,55,000 सिपाही थे। आजाद हिंद फौज के मुकाबले उनकी तादाद कहीं ज्यादा थी। फिर भी सुभाष चंद्र बोस की सेना मोइरांग में झंडा फहराने में कामयाब रही, जो इम्फाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर था। आज ये इलाका मणिपुर कहा जाता है। यहाँ तो सारा बर्मा आ गया अंग्रेज से लड़ने के लिए। वहाँ से स्टार्ट हुआ था जनवरी 4 तारीख, फर्स्ट शूटिंग फायर अराकान, कोहिमा, इम्फाल, मोइरांग। मोइरांग में जाकर के झंडा लगाया था कर्नल मलिक ने झंडा लगाया था मोइरांग में, और कोहिमा में भी झंडा लगाया था मार्च में 18 तारीख मार्च में भी IJKD ने उसे कैप्चर कर दिया था। उस जगह में भी भारत का झंडा लगाया विजय होने के बाद। आजाद हिंद फौज और गोरू की सेना के बीच आखिरी लड़ाई 1944 में कोहिमा के उत्तर और इम्फाल में हुई थी। वहां आजाद हिंद फौज के हजारों सिपाही मारे गए। बड़ी संख्या में उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया। असल में जिस जगह पर अंग्रेजों की सेना के साथ आजाद हिंद फौज के लड़ाकों का सामना हुआ, उस जगह पर अंग्रेज पूरी तरह से ट्रेंड थे और यही एक बड़ी वजह रही कि इसके बाद खुद नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के लड़ाकों को बैंकॉक की तरफ लौटना पड़ा, वो भी बिना किसी साजो सामान के। 1945 की शुरुआत में दक्षिण की ओर लौटते हुए आजाद हिंद फौज ने मध्य बर्मा के मंडलाय जिले के मेइकतिला के करीब माउंट पोपा के बुद्ध मंदिरों के पास गोरों की सेना से फिर दो हाथ किए। यहां आजाद हिंद फौज की 2nd डिवीजन ने मित्र देशों की 14वीं आर्मी को रोका, जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। नेताजी का व्यक्तित्व इतना करिश्माई था कि अंग्रेज भाप गए थे कि अगर इस इंसान के अश्वमेध का पहिया नहीं रोका गया तो ये अकेले ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला देगा।
एक समय ऐसा लग रहा था कि नेताजी की आजाद हिंद फौज अब अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देगी और लाल किले पर तिरंगा फहरा देगी। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी करवट दी, कुछ ऐसा जख्म दिया कि सारा खेल ही बिगड़ गया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया, जिसके बाद जनरल टोजो ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। जापान और जर्मनी का सरेंडर नेताजी की दिल्ली चलो की मुहिम पर सबसे बड़ा आघात था। जनरल टोजो ने सरेंडर कर दिया, हिटलर ने आत्महत्या कर ली, लेकिन भारत का क्रांतिवीर सुभाष चंद्र बोस न तो झुकने वाला था और न ही टूटने वाला। डॉक्टर राजेंद्र पटोरिया ने अपनी किताब नेताजी सुभाष में लिखा है कि जापान की हार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में आजाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर इन सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा भी चला गया। मुकदमा चलने की वजह से लोग अंग्रेजों पर भड़क उठे और जिस भारतीय सेना के दम पर अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर राज कर रहे थे, वो ही सेना विद्रोह पर उतर आई। इन सैनिकों के विद्रोह ने अंग्रेजों को इस देश से जाने को लेकर आखिर मजबूर कर ही दिया। इसके बाद अंग्रेज समझ गए थे कि अब उन्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा और फिर उन्होंने भारत छोड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि वक्त ने जापान की धरती पर ऐसी करवट ली कि उसने इतिहास ही बदल दिया। 1945 में जापानी न्यूज एजेंसी ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनते ही हर कोई हैरान रह गया। जापानी न्यूज एजेंसी ने खबर सुनाई कि 18 अगस्त को ताइपे से जापान जाते वक्त नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज को अंग्रेजों के खिलाफ जंग में पीछे हटना पड़ा। इस दौरान आजाद हिंद फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लों समेत कई अधिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। जनरल मोहन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को दिल्ली में कैद करके रखा गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आजादी के उन नायकों के तौर पर लिया जाएगा जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। रण क्षेत्र में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।